क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी पर भी, मॉनेटरी पॉलिसी पर भी अब उसका हक नहीं रहा है। अल्लाह करे ये आपकी बात बिल्कुल इसी तरह से हो और जो है ना वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी फॉर्म हो वो इसको कंटिन्यू करे। देखिए, अभी तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है। आपके लिए ये 10 बिलियन रुपीस का काम बड़ा लगता है, हमको जो हमने मुशर्रफ का टाइम देखा है जो 50-50 बिलियन रुपीस का काम होता था। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। एक नज़र कराची स्टॉक मार्केट की इस वीक की एक्टिविटी के ऊपर। हमने देखा कि लास्ट वीक में स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग 45,068 के लेवल के ऊपर हुई थी और इस वक्त जो फ्राइडे की मार्केट की क्लोजिंग है वो 45,920 के इंडेक्स लेवल के ऊपर। इस तरह से मार्केट में तकरीबन को 850 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा इस वीक में भी विटनेस किया गया। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 522 पॉइंट एक ही दिन में जो है वो रिकवर किया मार्केट ने। मार्केट इस वक्त जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बहाल दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस वीक में क्लोजिंग 2,31,755 रुपये के ऊपर फ़ी तोला। और अगर हम डॉलर की बात करें, गो के IMF से अच्छे हमारे जो इस वक्त जो हमारी काफ़ी देर से एक एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस वक्त IMF के साथ एग्रीमेंट होने के बाद 1.2 बिलियन डॉलर्स IMF से मिले। उसके बाद जो हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर आने के बाद गो के पाकिस्तान में जो कि कैश फ्लो का एक बड़ा मसला दिखाई दे रहा था वो कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर की जो मार्केट की प्राइस है वो नीचे नहीं आई। 277 रुपये लास्ट वीक में हमने देखा था कि मार्केट में जो है ना विटनेस किया जा रहा था इंटरबैंक की, और इस वीक की क्लोजिंग 286 रुपये 81 पैसा। और इस तरह से इस वीक में एक बार फिर 9 रुपये का इजाफा देखने में आया डॉलर में। अब देखना यह है कि जब ये तमाम चीज़ें कंप्लीट होती जा रही हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी डॉलर की प्राइस मार्केट में नीचे क्यों नहीं आ रही। और अगर डॉलर नीचे नहीं आ रहा तो क्या जो हमारी IMF के साथ शराइत हैं उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसके बाद भी डॉलर इन्हीं रेटों के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, या जो मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है इन्वेस्टर्स का, तो जो पाकिस्तानी मार्केट में लोगों के घरों पे तिजोरियों में डॉलर रखा हुआ वो भी मार्केट में निकल सकता है। ये तमाम चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, पैकेज देखते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आगे के मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस बेसिकली बहाल है तो किस तरह से है और मार्केट में जो कंपनीज हैं वो किस तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पैकेज, उसके बाद डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में हर 3 से 4 साल बाद बूम टू बस्ट साइकिल का सामना होता है, जिसकी वजह से मुल्क अपनी हकीकी सलाहियत को हासिल करने में नाकाम रहता है। जब मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में तेजी आती है तो इसका करंट अकाउंट खसारा बढ़ना शुरू हो जाता है। महंगाई की लहर में रिकॉर्ड इजाफा और ग्रोथ में कमी मुल्क के लिए नए चैलेंजेस पैदा करती है और तमाम नजरें IMF के बेल आउट प्रोग्राम और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की माली मुआवनत पर मरकूज हो जाती है। पाकिस्तान के उरूज और जवाल का चक्कर और उससे निमटने के लिए रद्द-ए-अमल पॉलिसी डेजावू का एहसास पैदा करते हैं। पहले वजीर खजाना मलिक गुलाम मोहम्मद से लेकर मौजूदा वजीर इसहाक डार तक हमारी इक्तिसादी पॉलिसी का रद्द-ए-अमल मुसलसल दरामदात को कंट्रोल करने तक महदूद रहा है। ढांचा जाती इस्लाहात के मसाइल पर आंखें बंद हो जाती हैं, जो हमें हर चंद साल बाद इस नाजुक मोड़ पर ले आती हैं। मौजूदा सूरत हाल 1957 के बाद अब तक की बदतरीन इक्तिसादी हालात साबित हो रहे हैं। अफरात ज़र की शरह रिकॉर्ड 38% इजाफा, 22% शरह सूद, फॉरेक्स के ज़खायर में कमी, पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 25% कमी और शरह नमू का तखमीना 0.5% जैसे आदाद शुमार ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया। 29 जून को डिफॉल्ट के दहाने पर IMF के अमले ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दी, जिसमें से 1.2 बिलियन 13 जुलाई को स्टेट बैंक में जमा कराए गए और बाकी 1.8 बिलियन 2 जायजों के बाद जमा कराए जाएंगे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका IMF प्रोग्राम में 22 बार नाकाम होने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कब तक हुकूमतें इस बूम टू बस्ट साइकिल को आर्जी तौर पर ठीक करने का क्रेडिट लेंगी? क्या आने वाली हुकूमत मुआशी इस्लाहात पर तवज्जो देगी जिसकी मुल्क को अशद जरूरत है?
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। जिस तरह से आपने देखा पैकेज और हम उससे पहले बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट की, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं कराची स्टॉक मार्केट के सीनियर मेंबर हैं ज़फ़र मोती साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई कैसे हैं? मिजाज ठीक है माशाल्लाह से? मार्केट में इस वक्त काफ़ी रौनक दिखाई दे रही है, क्या समझते हैं आगे आने वाले दिनों में? देखिए, मार्केट ने पूरा हफ्ता बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। काफी दिनों के बाद वॉल्यूम्स भी अच्छे हुए हैं। अपना जो मार्केट के अपवर्ड मूवमेंट ने लोगों को, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सुकून का सांस दिया है। और सबसे बड़ी इसकी वजह जो है वो IMF से डील होना और बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज है उन्होंने रोल ओवर और जो भी उन्होंने हमें बेनिफिट्स देने थे वो उसका होना। और सबसे बड़ी बात ये है कि यूं लगता है कि अब इकोनॉमी ऑन द ट्रैक आ जाएगी। अभी तो नहीं, कुछ साल लगेंगे, लेकिन सिम्त अब वो तैनात हो गई है और उसका फायदा ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ से भाग रहे थे इकोनॉमी की बुरी हाल के, वो रुक जाएंगे। और मेरे ख्याल में अब हमें एक ही मसला आ रहा है, डॉलर रुपये की पैरिटी का। जी ज़फ़र भाई, जिस तरह से IMF की बात की आपने, IMF से भी माशाल्लाह से हमें 1.2 बिलियन डॉलर मिल गए, दोस्त ममालिक से भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉलर मार्केट में नीचे नहीं आ रहा है। डॉलर की प्राइस इस वीक में फिर 9-10 रुपए बढ़ गई है। देखिए, वो नहीं आएगा इसलिए कि अभी जो IMF की एक शर्त थी उसमें ये भी था कि आपको अपना इंपोर्ट खोलना पड़ेगा, यानी वो भी अपने जो डोनर कंट्रीज हैं उनका माल बेचने के लिए मार्केट में, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसी मार्केट में उनका माल भी बिके। उसकी एक एग्जांपल है कि जर्मनी ने, जब हमने मर्सिडीज और BMW के इंपोर्ट को रोका तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से। और ये इसका मकसद ये होता है कि भाई आप हमारा भी तो माल बिकने दो। तो अभी इन्होंने इंपोर्ट खोला है, तो इंपोर्ट में अभी तो थोड़ा सा कंटेनर्स वो निकले हैं जिसमें मेडिकल फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स थे या उनके रॉ मटेरियल था, और दूसरा अनाज के कुछ एसेंशियल्स थे, वो अब निकले हैं। तो उसमें हमारी करेंसी हिल गई है। अभी तो मुझे डर ये है कि अगर इन्होंने टोटल इंपोर्ट खोला, जिसकी जिद नहीं करेगा IMF, लेकिन बहरहाल हमें एसेंशियल थिंग्स तो मंगानी पड़ेंगी, तो ये डॉलर की ऊंची उड़ान कायम रहेगी। ठीक है। अच्छा ज़फ़र साहब, अगर डॉलर अपनी जगह पे बरकरार रहता है या जिस तरह से बढ़ने की आप कह रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम नहीं होते, डॉलर इसी तरह से रहता है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? आप समझते हैं कैपिटल मार्केट में आएगा इन्वेस्टर? ये एक आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है। यही हम सब देख रहे हैं कि 22 तक इंटरेस्ट रेट है, 22%, और 90% नहीं तो 75% लोग ये कहते हैं कि अब नया इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन T-बिल्स के यील्ड जो है वो डिफरेंट कहानी कर रहे हैं, नई कहानी कर रहे हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट को दिखाना है कि वो मेंटेन कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी पर भी, मॉनेटरी पॉलिसी पर भी अब उसका हक नहीं रहा है। और वो जो है स्टेट बैंक को, जो IMF ने कहा कि इंडिपेंडेंट करें, उसका मतलब इनडायरेक्टली ये है कि हमारे अंडर करें। तो अगर वो अंडर हमारे करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा और किस तरह से कैपिटल मार्केट को ये डैमेज जो है हाई इंटरेस्ट रेट का वो हैंडल कर सकेगा। इसकी एक ही तरीका है कि अगर डॉलर रुपए की पैरिटी में एक जगह स्टेबिलिटी आ जाती है कहीं पर 300 के नीचे और वहाँ मेंटेन हो जाती है, और दूसरा डॉलर के बाद इंटरेस्ट रेट को जो है वो कमी की तरफ दिखाएं या इधर ही रोक दें, और हमारी मार्केट बहुत ज्यादा हिस्से है, लेकिन हमारी मार्केट इस इंटरेस्ट रेट को बीट करे, इस इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट को बीट करे अपने प्रॉफिट से, तो फिर कहीं जाके बात बनेगी। अच्छा ज़फ़र साहब, अभी इस वक्त देखा जाए तो सियासी महाज पे, अगर सियासी उस पर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है ना वो डिसॉल्व होने जा रही है, असम्बलीज, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो आप क्या समझते हैं जो IMF के साथ हमने एग्रीमेंट किए हैं, इसके ऊपर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इम्प्लीमेंट करा पाएगी, एग्जीक्यूट इसी तरह से कराएगी इसको? बिल्कुल कराएगी, क्योंकि IMF ने अपने सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक वो वाला STAKE वाला है, स्टेक वो वाला नहीं जो STEAK वाला, हाँ वो वाला नहीं, और ना वो रॉ है, उनसे सब स्टेक होल्डर से अपना कांटेक्ट में है और उनको एश्योरेंस उनको मिल गई है
कि वो इस पॉलिसी पर चलते रहेंगे। और IMF ने मेक श्योर किया है कि वो अली सेठी का कोई गाना ना गाए पसूड़ी वाला। ठीक है। अच्छा जफर साहब, अल्लाह करे ये आपकी बात बिल्कुल इसी तरह से हो और जो है ना वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी फॉर्म हो वो इसको कंटिन्यू करे। लेकिन देखना ये है कि हर किसी की अपनी यहाँ पर सियासी दुकान अलग है, वोट लेने हैं, वोट लेने के चक्कर में भी टैक्सेस की बात की जाएगी। अवाम के साथ जो जब ये सियासतदान अवाम में निकलेंगे तो एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए तो पहले ही माशाल्लाह से बहुत सारी बातें की जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई इस तरह की सियासी जो महाजों के ऊपर लड़ाई होती है, इसका कोई इम्प्लीकेशन या इसका कोई इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आएगा? देखिए, अभी तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है और ये भी देख रही है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 25 करोड़ अवाम में क्या परेशानियां हैं। और ये जब अवाम में निकलेंगे तो इनको जवाब देना होगा इस महंगाई का। और ये महंगाई में जो कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी थी वो खत्म हो गई है। इन्फ्लेशन कम से कम फूड की जो आइटम्स हैं उसमें बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और ये हमारी पिछली हुकूमतें जो थी ना, वो चाहे जैसी भी होती थी, वो कोशिश करती थी गरीब आवाम को आटा, चीनी, दाल, सब्जी, दही, दूध ये सस्ता मिले, लेकिन अब नहीं मिल रहा है। और उसकी जो भूख है वो इतनी बढ़ गई है आवाम की कि लोग जो है अपने स्टाफ को भी अब कैलकुलेट करके रख रहे हैं कि भाई ये आपको हम 2 वक्त का 3 वक्त का खाना दे रहे हैं तो इसको भी एडजस्टमेंट में डालो, क्योंकि अब जो फूड की प्राइसेस हैं वो इतनी हाई हो गई हैं कि इन सब को जवाब देना पड़ेगा अवाम को। और यही खतरा जो मुझे नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, अवाम अब किसी की बात नहीं सुनेगी जब तक उनके घर में खुशहाली नहीं आएगी। अच्छा जफर साहब, यहाँ पर कैपिटल मार्केट की बात करूँ मैं, कैपिटल मार्केट में आप सारा दिन इन्वॉल्व रहते हैं माशाल्लाह से। एक 15 महीने के बाद 46,000 का इंडेक्स लेवल मार्केट ने क्रॉस किया। बट मार्केट में अगर रेट्स देखे जाएं तो रेट्स उस तरह से नहीं बढ़ रहे, तो इंडेक्स कैसे बढ़ रहा है? तो ये इंडेक्स का बेसिकली बढ़ना क्या शो क्या करता है कि पूरी मार्केट बढ़ रही है या कुछ स्क्रिप्ट्स बढ़ रहे होते हैं? कुछ स्क्रिप्ट बढ़ रहे होते हैं जो डिविडेंड पेइंग होते हैं, जिसके अंदर डिविडेंड एडजस्टमेंट होती है। जब एडजस्टमेंट हो जाती है तो उसके प्राइसेस अच्छे लगने लगते हैं लोगों को और वो इंडेक्स में अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरी, हमारी मार्केट जो थी बहुत अंडर वैल्यू थी ये जब क्राइसिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल शुरू हुए थे। अभी तो वो अपने लेवल पर आ रही है जिसको कहते हैं नॉर्मल, अभी वो ओवर प्राइस नहीं हुआ है। अच्छा, अगर मार्केट में देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन कोई 80% कंपनीज ऐसी हैं जिनका ईयर एंड जून में होता है, उनके रिजल्ट्स भी आने हैं। तो आपको लगता है कि ये जो क्राइसिस वाला दौर अभी हमने पिछले देखा, एलसीज के ऊपर पाबंदी थी, तो क्या अच्छे रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड हैं कंपनीज पे जिस पे कोई डिविडेंड या बोनस के बेस के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है? देखिए, महंगाई का इंडिकेटर जो है वो तो ये बता रहा है कि इन्होंने सबने अपने प्राइसेस बढ़ाकर कंज्यूमर को डाल दिए हैं उनके सर पर, तो इसका मतलब उनके रिजल्ट तो अच्छे आएंगे। अब उसमें ये देखना है कि उनका जो रॉ मटेरियल है, जो एनर्जी का सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पानी है, अपना पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, उसकी कॉस्ट इनके प्रोडक्ट को बनाने में कितनी बढ़ गई है और वो कॉस्ट को कैसे हैंडल करते हैं वो देखना है। दूसरा, जो जॉबलेसनेस हुई है और जो फैक्ट्रियां कुछ बंद हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ऑटोमोबाइल्स की और वो, उसका इम्पैक्ट कितना आएगा। तो अभी तो आपको एक अफरा तफरी वाले रिजल्ट्स नजर आएंगे कि कहीं पर बहुत अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिटेबिलिटी नजर आएगी, और कहीं पर जो अच्छी अच्छी कंपनियां जो ब्लू चिप्स कहलाती थी वो डिक्लाइन में जाएगी। अच्छा जफर भाई, इसमें एक चीज़ और है, सुपर टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि उन्होंने सुपर टैक्स को जो है ना हटा दिया, यानी कि उस फैसले को उन्होंने गलत करार दे दिया। तो अब क्या समझते हैं इसके बाद कुछ फ़ायदा कंपनीज को मिलेगा, कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में वो लाहौर हाई कोर्ट है, आई डोंट नो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर, इस्लामाबाद। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एडजस्टमेंट वो 10% को 4% किया था। उसी टाइम वो लॉजिक नहीं बन रही थी कि 4% कैसे कैलकुलेट किया गया। 4% इन्होंने कोई हिसाब किताब से किया है कि यूं क्या, अच्छा भाई ना तुम्हारी बात ना हमारी बात हो, जो मट्टी पाव वाला जो चौधरी शुजात कहते थे, मट्टी पाव रोटी खाओ, तो वो वाला सीन है। अब इस्लामाबाद ने जब ये रोका है ना,
तो यहाँ पर IMF ने भी एक मरतबा इंटरवीन किया था कि भाई आप कोर्टों को कहो कि ये जो आप सुपर टैक्स लगा रहे हो इसको आप खत्म नहीं कर सकते। अब इसका रिपरकशंस क्या आएंगे वो तो अभी देखना है, लेकिन ये है कि अभी हमें इस सुपर टैक्स का जवाब भी देना है, और अगर सुपर टैक्स नहीं लगा तो जाहिर है फिर कंपनियां फ्लरिश करेंगी। अच्छा, एक चीज़ और, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट को जो है ना वो एक अल्टीमेटम दिया था, जिसकी वजह से आज से शायद वो पेट्रोल पंप बंद करने के लिए जा रहे थे, बट उनकी कल कोई आर्जी तौर पे बात हुई है, तो 24 तारीख को दोबारा इनकी कोई मीटिंग होगी। आप क्या समझते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इससे फ़ायदा हो सकता है अगर जो गवर्नमेंट इनका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लेती है? तो देखिए, अब तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, एडहॉकिज्म पर मुल्क चल रहा है। एडहॉकिज्म का बेसिक आंसर यही है कि जैसे अफरा तफरी चल रही है। अब ये अफरा तफरी में कुछ भी हो सकता है, किसी को पता नहीं है कि उनको बेनिफिट होगा नहीं होगा, क्या गवर्नमेंट ईरानी ऑयल की स्मगलिंग को रोक सकेगी, क्या उनको ये नहीं पता है कि लोगों ने कंजप्शन प्राइसेस की वजह से कम कर दिए हैं। एक थ्योरी होती है इलास्टिसिटी की, कि अगर आप इलास्टिक को भी बहुत ज्यादा दूर तक खींचोगे तो टूट जाएगा। तो प्राइसिंग और प्रोडक्ट, उसके दोनों की इलास्टिसिटी देखनी पड़ती है, और यही ना गवर्नमेंट को समझ आ रही है, ना ये ऑयल के जो डीलर्स हैं इनको समझ आ रही है, ना जो स्मगलर्स हैं उनको तो फिक्र ही नहीं है, वो तो अपना काम उतार रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसका आंसर आपको 24 तारीख को ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा जफर साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आईटी सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फोकस किया गया, और $50 बिलियन की बात की जा रही है कि उसकी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि क्या ये इस पे काम इतना हो सकता है, और हमारा जो लिस्टेड आईटी सेक्टर है उसके ऊपर क्या इसकी जो है ना वो असरअंदाज होगा? मेरा बिल्कुल छोटा सा आंसर है, सवाल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके आईटी के जो रॉ मटेरियल है, जिसका मतलब है प्रोडक्ट यानी कंप्यूटर, लैपटॉप्स, तो उनकी एसेसरीज, वो मिलना मुश्किल हो गई हैं। छोटे छोटे जो स्प्लिटर्स और इस टाइप की चीजें होती हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो आपको पहले तो इनको फ्री करना होगा ताकि ये इनका इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी ना लगे, कोई टैक्स ना लगे। इसके बाद आप के पास वो ट्रेन बच्चा हो जो इसका एक्सपोर्ट करने का ओरिएंटेशन रखता हो। इसके बाद आपके पास बेंगलोर का और हैदराबाद दक्कन का बाबू नायडू हो, जो अब 50 बिलियन, एक स्टेट ऑफ इंडिया में वो 50 बिलियन कर रही है। हमारे पास कोई बाबू नायडू नहीं है, बल्कि बाबू डकैत भी नहीं है। तो ये जो नहीं, बाबू डकैत तो बहुत है, ये तो बहुत है, बाबू नहीं, हाँ बाबू नायडू नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है ये 4 बिलियन से मैक्सिमम हम कर सकेंगे तो 6 बिलियन कर लेंगे। सही। अच्छा जफर भाई, एक चीज़ और यहाँ पर देखी जा रही है कि इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है कि ये जो सीज़न है, मतलब रिजल्ट सीज़न जब आएगा तो उसके बाद फिर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी जगह पे मौजूद है, आप क्या देखते हैं कि इस वक्त CFS में जो फंडिंग सिस्टम बदले वाला सिस्टम होता था उसके ऊपर लोगों का कुछ है आउटस्टैंडिंग, या सिर्फ ये जो है ना टोटल प्योर बाइंग हो रही है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो वॉल्यूम आ रहे हैं? देखिए, वो CFS का कॉन्सेप्ट तो इन्होंने तबाह कर दिया, बदले का कॉन्सेप्ट तबाह हो गया। अब मार्केट है ना, दुनिया की एक ही मार्केट है जो मेजॉरिटी कैश पर ट्रेड कर रही है, इसीलिए आपके लिए ये 10 बिलियन रुपीस का काम बड़ा लगता है। हमको जो हमने मुशर्रफ का टाइम देखा है, जो 50 बिलियन रुपीस का काम होता था, उसमें तो ये नहीं लगता है कुछ भी। इसके बाद आप देखें कि इसकी वजह से, वॉल्यूम ना होने की वजह से कितने ब्रोकरेज हाउस बंद हो गए, 40, 50 साल पुराने ब्रोकरेज हाउस बंद हुए हैं। ये शो करता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ी हुई है, और अपना ये कैश ट्रांजैक्शंस की भरमार है। तो अभी कोई बबल शबल कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब जफ़र मोती साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह से हमने देखा कि आज हम स्टॉक मार्केट की, कैपिटल मार्केट की अगर बात करते हैं, जफ़र मोती साहब एक सीनियर मेंबर हैं कराची स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, और जिस तरह से वो अपने तजर्बे से बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो CFS का या बदले का जो सिस्टम चलता था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और इस वक्त मार्केट में वो वाले नंबर्स, वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहे जो कि मुशर्रफ दौर में होते थे, जब
पूरी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती हुई दिखाई दे रही थी। वो गो के उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसके ऊपर बेस कर रही थी मार्केट के अंदर, जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर काफ़ी बूम था। 2004, 5, 6, 7 की अगर बात की जाए तो उसको लोग अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। बहरहाल उसकी अपनी एक स्टोरी, अपनी एक कहानी ज़रूर मौजूद है कि लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स थे वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, किस तरह से हमने अपनी कुदरती जो ज़खायर थे, ख़ास करके स्पेशली गैसेस के, किस तरह से गाड़ियों में डाल के हमने जला दिया और आज हमें उसके लिए मोहताजी की ज़िंदगी गुजारना पड़ रही है। तो खैर वो एक अलग साइन ऑफ इंटरोगेशन था। अब देखना यह है कि आज स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 45,920 के लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीक में आशूरा भी है। टोटल मार्केट में 4 दिन वर्किंग डे होंगे, उसमें मार्केट या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस किस तरह से बहाल रहता है और किस तरह का मार्केट जो है ना वो परफॉर्म करती है। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।